नमस्कार। विवाह के विनोद में आज आपका फिर स्वागत है। मैं एस.एन. विनोद आपके सामने रूबरू हूँ पिछले 24 घंटों में घटित महत्वपूर्ण घटना और एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बयान पर अपनी राय प्रकट करने के लिए। घटना हुई आप सब जानते हैं, शिवसेना के सांसद और उद्धव ठाकरे के सलाहकार दाहिने हाथ माने जाने वाले संजय राउत की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, यह पतना चौक घोटाले में उनके शामिल होने, उनके अंतर्लिप्तता को लेकर पहले लंबी पूछताछ हुई। घर में लगभग 10 घंटे, ऑफिस में लगभग 9 घंटे ईडी कार्यालय में ले जाकर के पूछताछ की गई। उसके बाद विलंब रात्रि में उनकी गिरफ्तारी की गई। अब यह सवाल उठता है, अगर ठीक है, जैसे मैंने कहा, यह किसी का विरोध या समर्थन की बात नहीं है, पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। अगर यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जैसे मैं पहले कई बार कह चुका हूं, भ्रष्टाचार के मामले में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और अगर संजय राउत की गिरफ्तारी उसी काल हो तो उसका कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो संदेश जा रहा है महाराष्ट्र से लेकर बिहार और बंगाल तक, जिस प्रकार ईडी की कार्रवाई पिछले कुछ घंटों में हुई है, वह एक तरफा कार्रवाई को इशारा करती है। और आम एक देश का बच्चा भी जो थोड़ी भी राजनीति का रह जानने वाला पूछ रहा है कि क्या ईडी सिर्फ एक आंख खोलकर काम करती है, दूसरी आंख बंद रखती है? क्या देश में सिर्फ विपक्ष में ही घोटालेबाज है, भ्रष्ट नेता मौजूद है, भ्रष्ट व्यक्ति मौजूद है, सत्ता पक्ष की ओर कोई नहीं है? जबकि हकीकत यह है, आम चर्चा में आप देख लीजिए, लोगों के पीछे चर्चा होती है कि एक स्थानीय थाने का थानेदार भी अपने क्षेत्र में वैसे व्यक्तियों की पहचान कर सकता है जो पहले फटेहाल साइकिल पर घूमते थे, पैदल चलते थे, आज बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। जो खाकपति थे आज लखपति, करोड़पति, अरबपति बन चुके हैं। कैसे? इनमें अनेक सत्ता पक्ष के लोग हैं, ज्यादा, बल्कि ज्यादा है, लेकिन ईडी की सूची में उनकी कोई चर्चा नहीं है। तो क्या ईडी सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए ऐसे कदम उठा रही है, छापेमारी कर रही है? यह सवाल आम जनता का है। विपक्ष तो आरोप लगा रही है। उद्धव संजय राउत की गिरफ्तारी पर उद्धव ठाकरे ने टिप्पणी भी की कि यह शिवसेना को और मातोश्री को खत्म करने के लिए एक साजिश है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। इसके साथ साथ लोकतंत्र की भी चर्चा हो गई और उस चर्चा को मजबूती प्रदान कर दी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। अपने एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि देश में केवल भाजपा रह जाएगी। ध्यान रखें, देश में केवल भाजपा रह जाएगी, अर्थात और कोई दल नहीं रह पाएगा। अर्थात लोकतंत्र की समाप्ति। जब कोई विपक्ष रहेगा नहीं तो फिर लोकतंत्र कहां? यह जो लोकतांत्रिक पद्धति हमने अपनाई हुई है, संविधान ने जिसे बनाया है, वो समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन यह समाप्त हुआ तो फिर तानाशाही के उदय होने में कितना विलंब लगेगा? तो क्या भारतीय जनता पार्टी और जेपी, विशेषकर जेपी नड्डा ही चाहते हैं? यह अत्यंत ही दुखद है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष की उपस्थिति को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तो चिन्हित किया ही था। स्वयं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत विपक्ष की आवश्यकता को पिछले दिनों चिन्हित किया था। वैसे में जेपी नड्डा का यह बयान घोर आपत्तिजनक है, लोकतंत्र विरोधी है। सभी जानते हैं, इतिहास के पन्नों को उलट ले, आजादी के बाद आरंभिक दिनों में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे
तो और उस समय एक छत्र विशाल बहुमत से कांग्रेस देश में सत्ता कर रही थी, कमजोर विपक्ष था, बल्कि नामो निशान तक नहीं था, बिल्कुल इतनी कमजोर थी। बावजूद इसके जवाहरलाल नेहरू यह सुनिश्चित किया करते थे कि संसद में मजबूत ताकतवर विपक्ष की उपस्थिति हो। विपक्ष के कद्दावर नेताओं की जीत को स्वयं जवाहरलाल नेहरू सुनिश्चित किया करते थे। उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार नहीं दिया जाता था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को यह मानना था कि संसद के अंदर कद्दावर विपक्षी नेताओं की मौजूदगी लोकतंत्र के रक्षार्थ, लोकतंत्र की मजबूती के पक्ष में जरूरी है। एक वो सोच थी। और पिछले दिनों एक भाषण के दौरान स्वयं नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि देश को लोकतंत्र के रक्षार्थ, लोकतंत्र के हित में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। वैसे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यह कहते हैं कि देश में सिर्फ भाजपा रह जाएगी। यह ठीक है कि आरंभिक दिनों में स्वयं नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान किया था। ध्यान रखें, उन्होंने पार्टी विशेष का नाम लिया था, संपूर्ण विपक्ष का नाम नहीं लिया था, क्योंकि वह जो लड़ाई थी, जो चुनाव था, उनको मुख्य रूप से कांग्रेस के खिलाफ था। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, विपक्ष की समाप्ति की बात नहीं कही थी। लेकिन यहां तो जेपी नड्डा खुलेआम यह कह रहे हैं कि कोई विपक्ष बचेगा ही नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है और दुखद यह है कि यह शब्द सत्ता पक्ष की ओर से आ रहे हैं, सत्ता पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से आ रहे हैं। तत्काल अपने शब्दों पर लगाम दे जेपी नड्डा। ध्यान रखें, यह भारत देश है जहां की जनता जब अंगड़ाई लेती है तो फिर बड़ी से बड़ी ताकतें धराशायी हो जाया करती हैं। यह इतिहास के पन्नों में मौजूद है। बावजूद इसके अगर सत्ता के घमंड में, सत्ता के अहंकार में चूर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्ष की समाप्ति की बात करते हैं, तो सीधे सीधे उन पर आरोप लगेगा कि वे लोकतंत्र की समाप्ति के पक्ष में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, संजय राउत के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सामान्य प्रक्रिया हो, लेकिन इसकी टाइमिंग ऐसी है और जो बातें कही जा जैसा है वह विशुद्ध रूप से राजनीति प्रेरित लग रही हैं। सभी जानते हैं, पहले भी चर्चा के दौरान कई बार इस बात को मैं कह चुका हूं कि महाराष्ट्र पर, विशेष पर मुंबई पर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा चाहती है। ये निकेल प्रकारेण उसने प्रयास किए थे। उसके बाद जब शिवसेना से वो अलग हो गए या शिवसेना उनसे अलग होकर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गठबंधन को उन्होंने सरकार बना ली, उस समय से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी छाई हुई थी। वे बेचैन थे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर उनका कब्जा नहीं है, वे उस पर कब्जा चाहते थे। खेल हुआ और खूब जमकर हुआ। नतीजतन शिवसेना का एक बड़ा चंग 55 में से 40 विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे अलग हुए। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया, बल्कि समर्थन दिया क्या, यह पहले से सुनिश्चित था। ये पूरे जो राजनीतिक जो खेल हो रहा था उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ही थी। ये सभी जानते हैं कि उस समय देवेंद्र फडणवीस ने चाणक्य की भूमिका निभाई थी और वे अपने रणनीति में सफल हुए। एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को लेकर अलग हो गए, कुछ और उनके साथ आया। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया और छोटे गुट होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री मान लिया। यह सिर्फ इसलिए कि उनके रडार पर, उनके निशाने पर शिवसेना और मातोश्री है।
उद्धव ठाकरे ने गलत नहीं कहा है कि वे शिवसेना को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि शिवसेना का वर्चस्व महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण भागों में मुंबई सहित वो चिन्हित है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसे समाप्त करने का खेल खेला जा रहा है। बल्कि ठीक है, राजनीति सब लोग इस तरह से करते हैं, इसको हम साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें। यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं है कि मुंबई पर शिवसेना का कब्जा हो। इसलिए उसने एकनाथ शिंदे का साथ देने की मजबूरी को स्वीकार किया। अन्यथा 106 विधायकों वाली पार्टी दूसरे पायदान पर क्यों रहती? और अगर यही हो रहा था तो फिर शिवसेना जो उनका वर्षों से, कई दशक से जो उनका साथी रहा, उनका साथ छोड़ते क्यों? 2019 में उनका साथी नहीं छोड़ते? उसी समय मान लेते उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री या शिवसेना के व्यक्ति को मुख्यमंत्री, तो फिर यह बिखराव ही नहीं होता, उनका पुराना गठबंधन भी कायम रहता और उन पर यह आरोप नहीं लगता कि हिंदुत्व के झंडा बरदार शिवसेना को इन लोगों ने धोखा दिया। आज आरोप लग रहे हैं, सार्वजनिक रूप से कहने में लोग बच जाएं, लेकिन गली चौराहे पर जो चर्चा होती है उसमें एकनाथ शिंदे के बागी होने से लेकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा शिवसेना को अंगूठा दिखाने की चर्चा भी होती रहती है। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मुख्य बात जो मैं कह रहा था वो जेपी नड्डा का, उनका जो बयान है वह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जिस बात के लिए सुख्यात है, चाल चरित्र चेहरा, उसके विपरीत है, उस भावना के विपरीत है। उनके चेहरे को विद्रूप करने वाली है। क्या जेपी नड्डा ऐसा चाहते हैं? राजनीति में, जैसे मैंने कहा, सत्ता की राजनीति में विशेषकर बहुत सारे ऐसे बयान आते हैं जिनका कोई तुक नहीं रहता, उनकी जमीन मजबूत नहीं रहती जिस पर बयान आते हैं। लेकिन जब केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, बल्कि देश पर, जब लगभग पूरे देश पर जिसका राज हो, उस भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान अगर देता है तो पार्टी के विचारकों को सोचना चाहिए। विशेषकर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी की छवि की बात नहीं होती। इस बात को ध्यान रखें। अच्छा या बुरा, श्रेय या दोषारोप जो कुछ भी होता है वह एक अकेले नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम पर होता है। अच्छा हुआ तो प्रशंसा उनकी, कुछ खराब हुआ तो बुराई उनकी। यह मोदी जी के व्यक्तिगत छवि पर आघात करने वाला बयान है। इसलिए अपने चाल चरित्र चेहरे के अनुकूल अनुरूप भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व बयानों में स्वयं बरते, ताकि जनता के बीच यह संदेश तो नहीं ही जाए कि सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी भी सब कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदर्श विचारधारा के साथ स्थापित भारतीय जनता पार्टी एक आदर्श विचारधारा पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता लोलुप होने का आरोप नहीं लगना चाहिए। वे समय बोलते हैं, पार्टी नेतृत्व की ओर से बोला जाता है कि हम राजनीति नहीं करते, हमारे लिए राजनीति नहीं है, सत्ता के लिए हम राजनीति नहीं करते, हम समाज सेवा के लिए राजनीति करते हैं। तो फिर ऐसी बात क्यों? इसलिए मैंने कहा कि ऐसा संदेश नहीं जाए आम जनता के बीच कि एक भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता लोलुप है और सत्ता वासना के अधीन वह कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए।